जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का जो है मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को जो है मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज का क्लास भी क्या है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालना इसलिए अति आवश्यक होता है क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताते चलेंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट कीजिएगा। अब उससे होगा आपको बेनिफिट यह होगा कि जो आप पढ़ रहे हैं वो याद रहेगा, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आप लोग के लिए एक सूचना है कि कुछ दिनों से जो है झारखंड जीके का तो क्लास प्रत्येक दिन आ रहा है, लेकिन भारत जीके क्लास नहीं आ पा रहा है। और इसके पीछे एक ही रीज़न है कि जीवन में थोड़ा सा ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, जिसके कारण क्लास रोज़ नहीं ला पा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, एक दो दिन बाद जो है भारत जीके के क्लास को भी हम क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। और प्रत्येक दिन जो है आप लोग का 2 क्लास आने लगेगा। बस 1-2 दिन का इंतज़ार कीजिए, फिर आप लोग का जो है भारत जीके का क्लास भी आने लगेगा। और चूँकि आज क्या है, मकर संक्रांति है, तो आप सभी लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति, यानी कि मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, शानदार क्लास है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। पहला है शेख भिखारी, दूसरा है विश्वनाथ सहदेव, तीसरा है शहीद शाहिद लाल, चौथा सभी। इसको काट दीजिएगा सभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों के तीनों सभी हो जाएंगे। अब यहाँ पर बोला है कि भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये 1857 की क्रांति की बात हो रही है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकता है कि निम्न में से किसने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। तो ये तीनों के तीनों व्यक्ति हो जाएंगे। तीनों ने ही क्या किया था, 1857 की क्रांति में भाग लिया था। लेकिन इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड में जो है सबसे पहले 1857 की क्रांति कब और कहाँ शुरू हुई। तो आपको बता दें झारखंड में जो है 12 जून, ठीक है, 12 जून 1857 को जो है 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। कहाँ से हुई थी, तो ये हुई थी आपकी रोहिणी गांव से। कहाँ से, रोहिणी गांव या रोहिणी ग्राम से हुई थी। और ये रोहिणी ग्राम कहाँ है, तो रोहिणी ग्राम जो है आपका देवघर जिला में है। ठीक है, अच्छा देवघर जिला में, ठीक है, लेकिन देवघर जिला कब बना है, तो ये 1983 में बना है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। ये तीनों व्यक्ति जो है आपका 1857 की क्रांति में भाग लिए थे, और 1857 की क्रांति को ही स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सिंहभूम के सिंह वंश के दूसरी शाखा के संस्थापक कौन थे। पहला है दर्प नारायण सिंह, दूसरा है काशीनाथ सिंह, तीसरा है विक्रम सिंह, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दर्प नारायण सिंह। तो सिंहभूम के जो है सिंह वंश की दूसरी शाखा के संस्थापक का नाम दर्प नारायण सिंह था, ये दूसरी शाखा के। लेकिन आपसे भी पूछ सकता है कि पहली शाखा के संस्थापक कौन थे। तो पहली शाखा के क्या हो जाएंगे, तो पहली शाखा के हो जाएंगे काशीनाथ। तो ये हो जाएंगे आपके पहली शाखा के संस्थापक काशीनाथ सिंह। इतना आपको याद रखना है, बस इसमें यही पूछा जाता है। ठीक है, पहली शाखा के संस्थापक और दूसरी शाखा के संस्थापक, इतना ही आप याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि संथाल विद्रोह का प्रभाव संथाल परगना के अलावा किन क्षेत्रों में रहा था। पहला वीरभूम, दूसरा है छोटा नागपुर, तीसरा हजारीबाग, चौथा उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये संथाल विद्रोह जो हुआ था आपका संथाल क्षेत्र में हुआ था, तो संथाल परगना में इसका प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा जो है आपका वीरभूम, छोटा नागपुर, हजारीबाग, इन क्षेत्रों में भी इनका प्रभाव रहा था। अब संथाल विद्रोह को थोड़ा सा हम लोग विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो ये जो संथाल विद्रोह है, ये जो है आपका कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1855-56 में। ठीक है, कब हुआ था, 1855-56 में। अब इसी विद्रोह को जो है क्या कहा जाता है, इसी विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। अब हूल विद्रोह क्यों कहते हैं, क्योंकि जो संथाल विद्रोह के जो विद्रोही थे वो लोग अपना जोश जुनून को जो है बरकरार रखने के लिए बीच बीच में जो है हुल हुल की आवाज़ लगाते थे, इसलिए संथाल विद्रोह को ही हूल विद्रोह कहा जाता है। वैसे संथाली भाषा में जो है हुल का मतलब क्या हो जाता है, तो हुल का मतलब क्रांति भी होता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपसे हम लोग ये जानना चाहेंगे, मतलब आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो संथाल विद्रोह है, ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे। इसके नेतृत्वकर्ता जो है आपके छः भाई बहन थे। कौन कौन थे, तो एक हो जाएगा आपका सिद्धू, एक व्यक्ति का नाम क्या है सिद्धू, और दूसरे भाई का नाम है आपका कान्हू।
और तीसरे का नाम क्या है चांद, अच्छा चांद चांद, और चौथा भाई का नाम है भैरव। और इनकी दो सगी बहन भी थी, एक तो हो जाएगा आपकी फूलो और दूसरा हो जाएगा झानो। यानी कि 6 सगे भाई बहनों के द्वारा जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। लेकिन कहीं पर सिद्धू कान्हू लिखा मिलता होगा तो आप लोग को लगता होगा एक ही नाम, लेकिन एक ही नाम नहीं, ये 2 भाइयों का नाम लिखा मिलता है, सिद्धू कान्हू और चांद भैरव और फूलो झानो। ये 6 भाई बहनों के द्वारा जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। अब दिमाग में ये आएगा कि संथाल विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ये हुआ था आपका भोगनाडीह नामक स्थान से। कहाँ? भोगनाडीह नामक स्थान से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और कब हुई थी तो आपको बता चुके हैं, तारीख बताते हैं, 30 जून 1855 को हुआ था। इसलिए जो है झारखंड में प्रत्येक साल जो है 30 जून को जो है झारखंड में क्या मनाया जाता है, तो हूल दिवस मनाया जाता है। और इस दिन जो है झारखंड में सरकारी अवकाश की भी व्यवस्था रहती है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो यही चीज़ जो है एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, उसी का आप लोग को विशेष ध्यान देना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि टना भगत आंदोलन का स्वरूप कैसा था। पहला हिंसक, दूसरा आक्रामक, तीसरा अहिंसक, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अहिंसक, मतलब बिल्कुल ही हिंसा नहीं करना। अब टाना भगत आंदोलन के बारे में आप लोगों को विस्तार से समझाते हैं। तो ये जो टाना भगत आंदोलन हुआ था, ये कब हुआ था, तो ये 1914 ईस्वी में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, इसके नेतृत्वकर्ता का नाम जतरा भगत था। क्या नाम था, जतरा भगत के द्वारा जो है टाना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 ईस्वी में किया गया था। अब जतरा भगत के बारे में थोड़ा सा पर्सनल बात या व्यक्तिगत बात जान लेते हैं, फिर इस आंदोलन के बारे में और विस्तार से जानते हैं। तो जतरा भगत जो थे कहाँ के रहने वाले थे, ये गुमला जिला के रहने वाले थे, गुमला जिला के रहने वाले थे। अगर थाना की बात किया जाए तो ये बिशुनपुर थाना के रहने वाले थे। और अगर गांव पूछ दिया जाए तो इनका गांव का नाम क्या है, तो इनके गांव का नाम चिंगरी नवाटोली है। क्या नाम है, तो चिंगरी नवाटोली इनके गांव का नाम है। अब इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1888 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम कोहड़ा भगत और माता का नाम लिबरी था। इतना आपको याद रखना है। अब आप बताते हैं इस आंदोलन के बारे में और थोड़ा सा विस्तार से। तो टाना भगत में जो है, टाना भगत आंदोलन जो है, इसमें मुख्य रूप से जो है क्या है, उरांव जनजाति के लोग जुड़े हुए थे। और उरांव जनजाति लोग कुड़ुख भाषा बोलते हैं, इसलिए टाना भगत आंदोलन को जो है शुरुआती चरण में जो है कुड़ुख आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। क्या कहा जाता था, कुड़ुख आंदोलन के रूप में भी इन्हें जाना जाता था। ये लोग जो है अपने समाज, अपने संस्कृति को जो है खींच कर या टान कर जो है आगे ले जाना चाहते थे, इसीलिए जो है ये टाना भगत आंदोलन कहलाया। टाना मतलब टानना या खींचना, उस सब से बना है टाना, इतना आपको याद रखना है। लेकिन ये लोग जो है बाद में जो है आपके राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी से मिलते हैं। किससे, महात्मा गांधी से मिलते हैं। तब यह आंदोलन जो है संस्कृतिकरण या धर्मीकरण ना रह के यह आंदोलन राजनीतिकरण ले लेता है, यह राजनीतिक रूप ले लेता है, इतना आपको याद रखना है। लेकिन ये जो टाना भगत लोग जो थे, इनका जो अहिंसक रूप और इनका सादा रहना सहना, ये सब देख के जो है महात्मा गांधी को बड़ा अच्छा लगता था। इसलिए जो है महात्मा गांधी ने जो है टाना भक्तों को क्या कहा था, अपना प्रिय अनुयायी कहा था। क्या बोला था, अपना प्रिय अनुयायी कहा था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड में राजमहल की पहाड़ियों में कौन सी प्रमुख जनजाति निवास करती है। पहला है भूमि, दूसरा है बिरहोर, तीसरा है सौरिया पहाड़िया, चौथा है असुर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सौरिया पहाड़िया। ये राजमहल की पहाड़ी जो है, यहाँ पर जो है मुख्य रूप से सौरिया पहाड़िया का निवास स्थल पाया जाता है। अब सौरिया पहाड़िया के बारे में आपको बता दें तो ये क्या है, आपकी आदिम जनजाति है। क्या है, आदिम जनजाति। और आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 32 जनजाति पाई जाती है, और उन्हीं में से 8 क्या है आपका आदिम जनजाति, उन्हीं में से में, अलग नहीं। और इस 8 आदिम जनजाति में से में ही एक आपका क्या है, सौरिया पहाड़िया है। अब सौरिया पहाड़िया की बात करेंगे तो सौरिया पहाड़िया के द्वारा जो है माल्टो भाषा बोली जाती है। कौन सी, माल्टो भाषा। और माल्टो भाषा जो है आपका क्या है, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे इस राजमहल पहाड़ी के बारे में, तो राजमहल पहाड़ी जो है आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है, ठीक है। कहाँ, तो ये जो है आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला कब बना है, तो ये 1983 ईस्वी में बना है। और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ पर आपका क्या है, गंगा नदी बहता है, ये भी आपको याद रखना है।
और इस राजमहल के क्षेत्र में या इस राजमहल के पहाड़ी में जो है कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ जो आपका काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है आपका कपास के खेती के लिए जो है सबसे बेहतरीन होता है। साथ ही इस राजमहल की पहाड़ी को जो है झारखंड के इतिहास में जो है कांकजोल के क्षेत्र से भी जाना जाता है। कौन सा क्षेत्र? तो कांकजोल के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इतना कम से कम आपको जो है याद रखना है। अगर भूमिज की बात करेंगे तो झारखंड की यह एक जनजाति है। और भूमिज से आपको क्या याद आ रहा है कि भूमिज आंदोलन। तो भूमिज आंदोलन कब हुआ था? तो भूमिज आंदोलन हुआ था आपका 1832-33 में। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। इसलिए जो है भूमिज आंदोलन को जो है गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। वैसे भूमि जनजाति को जो है धनबाद में क्या कहा जाता है? तो धनबाद में जो है भूमि जनजाति को ही सरदार के नाम से पुकारा जाता है। क्या बोला जाता है? सरदार कहा जाता है। अगर धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद जिला बना है कब? तो 1956 में बना है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए बिरहोर के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। अगर बिरहोर की बात की जाए तो यह भी झारखंड की क्या है? झारखंड की आदिम जनजाति है। और बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? तो बिरहोर का शाब्दिक अर्थ हो जाता है जंगल का आदमी। क्या हो जाता है? जंगल का आदमी। और बिरहोर जो जहाँ रहते हैं या उनका जो निवास स्थल है उसको क्या कहते हैं? उसको टंडा के नाम से जानते हैं। और बिरहोर जनजाति का जो है सबसे अधिक निवास स्थल किस जिला में है? तो इनका सबसे अधिक जनसंख्या जो है आपका हजारीबाग जिला में है। कहाँ पर है? हजारीबाग जिला में है। और बिरहोर जनजाति में जो है आपका क्या है? कोहबर चित्रकारी प्रचलित है। कौन सा? कोहबर चित्रकारी। अब ये जो कोहबर चित्रकारी है इसमें भी कोहबर का अर्थ पूछ दिया जाता है। तो कोहबर में कोह का अर्थ क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है गुफा। और बर मतलब क्या होता है? बर मतलब दूल्हा। लेकिन इसी को अगर हम लोग संयुक्त रूप से बोलेंगे तो गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा कह सकते हैं। इतना आपको याद रखना है। अगर असुर जनजाति की हम लोग बात करेंगे तो असुर जनजाति भी क्या है? झारखंड की आदिम जनजाति। क्या है? झारखंड की आदिम जनजाति। और इसे झारखंड का प्राचीन जनजाति भी कहा जाता है। और इनका जो है आपका क्या है? पारंपरिक पेशा क्या है? तो लोहा गलाना। ठीक है, लोहा गलाना। ठीक है, इतना कम से कम आपको याद रखना है। तो इसका हो जाएगा 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी शौरिया पहाड़िया हो जाएगा। ऐसे ही डिटेल में पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, जल्दी कहाँ जाना है। एग्जाम निकालना है तो धैर्यपूर्वक जो है मेरा क्लास को देखना ही होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि रोज़ सर एक ही चीज़ को बताते हैं और बार बार बताते हैं। हाँ भाई, आपको यही सबसे पूछा जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। जो हम पढ़ा रहे हैं आपको धैर्यपूर्वक सुनना है, आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाइएगा, ये आपको 100% वादा है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड का कोडरमा जिला बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है? पहला है नवादा, दूसरा है पटना, तीसरा भागलपुर, चौथा है छपरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नवादा। तो झारखंड में जो है एक जिला है, कौन सा? कोडरमा जिला। वह जो है बिहार के नवादा जिला से सीमा साझा करता है। वैसे हम आपको बता दें, विस्तार से ध्यान से सुनिएगा, कि हम लोग जो है बिहार राज्य से ही कटकर अलग झारखंड राज्य का निर्माण किए हैं। ठीक है, हम लोग बिहार का जो है 46% भूभाग काट करके अलग झारखंड का निर्माण किए हैं। कब किए हैं? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है हम लोगों ने अलग झारखंड राज्य बनाया। और जिस समय हम लोग झारखंड राज्य बनाए उस समय झारखंड में कितना? 18 जिला था। लेकिन वर्तमान में कितना है? आपका 24 जिला है, यानी कि बाद में 6 जिलों का निर्माण हुआ। इतना याद रखना है। लेकिन हमारा जो झारखंड है, हमारा झारखंड जो है, झारखंड का 10 जिला, ठीक है, झारखंड के कितना जिला? तो झारखंड के 10 जिला जो हैं क्या है? बिहार राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। कितना जिला? तो 10 जिला जो है बिहार राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि झारखंड राज्य जो है सबसे अधिक किसके साथ स्थल सीमा से जुड़ा हुआ है? किस राज्य के साथ? तो हो जाएगा आपका बिहार, क्योंकि उसी से अलग हुए हैं तो उसी से ज़्यादा जुड़े हैं। इस तरह से जो है ट्रिक अपना के आप याद रख सकते हैं। तो नवादा से जो है आपका कौन है? कोडरमा जिला जो है सीमा साझा करता है। अब हमने आपको बताया कि झारखंड के 10 जिला जो है बिहार के साथ सीमा साझा करता है। तो 10 जिला कौन कौन है जानना चाहिएगा? तो बता देते हैं। ठीक है, झारखंड के 10 जिलों के नाम जो बिहार राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, बता ही देते हैं। पहला हो जाएगा आपका कौन? तो पहला हो जाएगा आपका गढ़वा जिला। दूसरा हो जाएगा आपका पलामू जिला। तीसरा हो जाएगा आपका कौन? तो तीसरा हो जाएगा आपका चतरा जिला। और चौथा हो जाएगा आपका हजारीबाग। और पांचवा क्या हो जाएगा? तो पांचवा हो जाएगा आपका कोडरमा। और 5 लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। छठा हो जाएगा आपका क्या? तो छठा हो जाएगा आपका गिरिडीह जिला।
7वां क्या हो जाएगा? 7वां हो जाएगा देवघर। 8वां क्या हो जाएगा? तो 8वां हो जाएगा दुमका। 9वां क्या हो जाएगा? तो 9वां हो जाएगा आपका गोड्डा। और 10वां क्या हो जाएगा? तो हमारा जो 10वां जिला है जो बिहार के साथ सीमा साझा करता है वो हो जाएगा आपका साहेबगंज। ठीक है, कौन हो जाएगा? साहेबगंज। इस तरह से देखते हैं कि झारखंड के जो है 10 जिला जो है आपका बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। अब थोड़ा सा कोडरमा के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोडरमा जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं? भारत का अभ्रक का राजधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का अभ्रक की राजधानी कहते हैं, क्योंकि कोडरमा जिला में जो है बहुतायत मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। और ऐसा वैसा अभ्रक नहीं पाया जाता है, उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है। उच्च कोटि यानी कि बेस्ट क्वालिटी का जो है अभ्रक पाया जाता है। अब बेस्ट क्वालिटी होने के कारण जो है इस अभ्रक का जो है डिमांड विदेशों में भी है। और इस अभ्रक को हम लोग क्या कहते हैं? इस अभ्रक को रूबी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब जो है हमारा जो ये कोडरमा है, ये जिला कब बना है? ये 1994 ईस्वी में बना है। ठीक है, इसके अलावा कोडरमा के अलावा झारखंड में आपका क्या है? गिरिडीह जिला है। क्या है? गिरिडीह जिला। इसके अलावा हजारीबाग जिला। इन 3 जिले से जो है मुख्य रूप से आपका क्या है? अभ्रक पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक जो है कोडरमा जिला से पाया जाता है। इतना आपको याद रखना है। अब जो है इन क्षेत्रों में जो है अभ्रक पाया ही जाता है, लेकिन अभ्रक पाए जाने के कारण जो है इन क्षेत्रों से जो है क्या है? अभ्रक मूलक मिट्टी भी पाई जाती है। कैसे? तो अभ्रक मूलक मिट्टी भी पाई जाती है। अब अभ्रक मूलक मिट्टी है तो उसका पहचान क्या है? तो उसका पहचान जो है वो हल्का गुलाबी रंग का होता है, साथ ही क्या है? वो हल्का चमकीला भी होता है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड में एलिफेंट रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? पहला लातेहार, दूसरा पलामू, तीसरा पूर्वी सिंहभूम, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम में आपका क्या है? एलिफेंट रिजर्व है। यानी आप कह सकते हैं कि पूर्वी सिंहभूम जो है आपका दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य सुने होंगे, तो दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य में ही आपका क्या है? एलिफेंट रिजर्व यानी कि हाथी संरक्षण के लिए बनाया गया है। कब स्थापना किया गया है? तो आपको बता दें स्थापना किया गया है आपका 1975 ईस्वी में। और कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? तो ये लगभग जो है 195 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इतना आपको कम से कम याद रखना है। और इसमें एलिफेंट रिजर्व कब से शुरू किया गया है? तो एलिफेंट रिजर्व यहाँ जो है 2001 ईस्वी से शुरू किया गया है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। तो ये कहाँ पर है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिले में है। अब पूर्वी सिंहभूम जिले की बात करेंगे तो यह जिला बना है कब? तो 1990 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। चलिए बाकी जिला का स्थापना बताते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर लातेहार जिला की बात करेंगे तो लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। पलामू को जिला की बात करेंगे तो यह बना है आपका 1892 ईस्वी में। हजारीबाग जिला की बात करेंगे तो यह जिला बना है 1833 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि खरकाई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पहला है नगड़ी, दूसरा है टोरी, तीसरा है सिमलीपाल, चौथा है त्रिकुट की पहाड़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जो है आपका सिमलीपाल से निकलता है। कहाँ से? सिमलीपाल से। अब इसके में आपको बता दें कि सिमलीपाल में जो है एक टुंगरू पहाड़ है। क्या नाम है? टुंगरू। टुंगरू पहाड़ से जो है आपका खरकई नदी का उद्गम स्थल होता है। इतना आपको याद रखना है। और ये खरकई नदी जो है आपका स्वर्णरेखा नदी का सहायक नदी है। किसका? तो स्वर्णरेखा नदी का सहायक नदी है। और स्वर्णरेखा प्लस खरकई नदी के संगम में ही आपका जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। अब बाकी विकल्प की चर्चा करना है तो बता दें कि नगड़ी से जो है कौन सा नदी निकलता है? तो यहाँ से जो है आपका दक्षिण कोयल नदी निकलता है। कौन सा? दक्षिण कोयल नदी। साथ ही स्वर्णरेखा नदी का भी उद्गम स्थल क्या है? आपका नगड़ी गांव है, जो कि आपका कहाँ है? तो आपका रांची जिला में है। इतना आपको याद रखना है। चलिए टोरी से बात किया जाए तो टोरी से कौन सा नदी निकलता है? तो यहाँ से जो है दामोदर नदी का उद्गम स्थल होता है। किसका? दामोदर नदी। और ये टोरी कहाँ है? तो टोरी आपका लातेहार जिला में है। ये आपको याद रखना है। अगर बात किया जाए त्रिकुट की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम स्थल होता है? तो आपका मोर नदी। मोर नदी यानी कि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल त्रिकुट की पहाड़ी है। और ये त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है? ये आपका देवघर जिला में है। कहाँ है? देवघर जिला में है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि लवालोंग मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? पहला रांची, दूसरा है दुमका, तीसरा चतरा, चौथा हजारीबाग।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चतरा जिले में। ये लवालोंग मेला जो है आपका चतरा जिले में आयोजित किया जाता है। और कब किया जाता है तो आपको बता दें, अगहन की पूर्णिमा में, ठीक है। इसको जो है अगहन की पूर्णिमा में आयोजित किया जाता है। और यह जो है झारखंड का सबसे बड़ा क्या है? झारखंड का सबसे बड़ा पशु मेला है, इतना भी आपको याद रखना है। यानी यह एक क्या है? पशुओं का मेला है, लवालोंग मेला, जो कि कहाँ है? चतरा में। और लवालोंग वन्य जीव अभयारण्य भी है कहाँ पर? आपका चतरा में ही है। अब चतरा की बात हुआ है तो आपको बता दें कि चतरा जो है जिला कब बना है? तो 1991 ईस्वी में। चतरा को क्या कहते हैं हम लोग? चतरा को कहते हैं छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। क्या कहते हैं? तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहते हैं। और चतरा जो है लोकसभा में जो है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। क्या है? लोकसभा में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। इसके अलावा आपको बता दें कि चतरा में क्या है? तो चतरा में जो है आपका इटखोरी नामक स्थान है। क्या है? इटखोरी। और इटखोरी नामक स्थान में ही आपका क्या है? माँ भद्रकाली का मंदिर है। इतना आपको याद रखना है। साथ ही इस भद्रकाली यानी कि इटखोरी की जगह से ही, यानी कि ये जो इटखोरी वाला इलाका है, यहीं से आपके जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर हुए थे। कौन? शीतलनाथ। ये भी आपको याद रखना है। अगर बाकी जिला का हम लोग चर्चा करते हैं, देखिए रांची के टाटी सिलवे में कौन सा मेला लगता है? तो रांची के टाटी सिलवे में जो आपका लगता है नवमी डोल मेला। कौन मेला लगता है? तो नवमी डोल मेला लगता है। दुमका में कौन सा मेला लगता है? तो दुमका में जो है आपका हिजला मेला लगता है। किस नदी के किनारे लगता है? तो मोर नदी के किनारे लगता है। हजारीबाग में जो है आपका सूर्य कुंड मेला लगता है। क्या मेला लगता है? तो सूर्य कुंड मेला लगता है। और कहाँ पर लगता है? तो जहाँ पर जो सूर्य कुंड है, जो कि झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है, वहीं पर सूर्य कुंड मेला लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में गांवों की संख्या कितनी है? पहला है 3,620, दूसरा है 6,320, और तीसरा है 32,620, और चौथा है 4,260। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 32,620। तो ये जो आंकड़ा है 2011 के जनगणना के अनुसार है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है झारखंड की जनसंख्या कितनी है? तो झारखंड की जनसंख्या 3,29,88,134 है। और गाँव की संख्या कितना है? तो गाँव की संख्या है आपका, सबको लिख देते हैं, गाँव की संख्या 32,620 है। प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो प्रखंडों की संख्या 264 है। जिलों की संख्या कितनी है? तो जिलों की संख्या हो जाएगा 24 है। इसमें आपको और क्या जानना है? हाँ, तो अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो अनुमंडलों की संख्या बात की जाए तो 45 है। और प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो प्रमंडलों की संख्या 5 है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड में सरहुल के दौरान किसकी पूजा की जाती है? पहला है करम, दूसरा है महादेव, तीसरा पशु, चौथा है साल वृक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, साल वृक्ष की। ये जो सरहुल का जो त्यौहार है झारखंड के जनजातियों का क्या है? सबसे बड़ा त्यौहार है। और यह जो आपका कब मनाया जाता है? तो चैत्र माह में। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें जो है साल वृक्ष की पूजा की जाती है। और ये जो साल जो वृक्ष है झारखंड का राजकीय वृक्ष है। क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष है। इतना आपको याद रखना है। अब ये जो सरहुल है इसको जो है झारखंड के सभी जनजाति मनाते हैं, लेकिन अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे सरहुल को ही संथाल जनजाति के लोग क्या बोलता है? बाहा पर्व के नाम से जानता है। और इसी को मुंडा जनजाति के लोग क्या बोलता है? तो मुंडा जनजाति के लोग बा पर्व के नाम से जानता है, पर्व। और इसी उरांव जनजाति के लोग सरहुल को क्या कहता है? तो खद्दी के नाम से जानता है। ये सब भी आपको जानना होगा। चलिए बाकी ऑप्शन की बात करेंगे तो करम डाली की पूजा किस में होता है? तो करम त्यौहार में जो है करम नामक डाली की पूजा की जाती है। और ये त्यौहार जो है भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। और यह त्यौहार जो है करम त्यौहार जो है भाई बहनों का पवित्र प्रेम वाला त्यौहार है। इसीलिए जो है इसकी तुलना सदानों मनाए जाने वाला त्यौहार रक्षाबंधन से किया जाता है। और ये जो रक्षाबंधन है, ठीक है, रक्षाबंधन जो है आपका सावन के पूर्णिमा मनाया जाता है। और ये भी क्या है? भाई बहनों का पवित्र त्यौहार है। इसीलिए जो है इसकी तुलना करम त्यौहार के साथ की जाती है। इतना आपको याद रखना है। महादेव की पूजा किस में की जाती है? तो झारखंड में जो मंडा पर्व मनाया जाता है उसमें महादेव की पूजा की जाती है। और पशु से संबंधित त्यौहार कौन सा है? तो झारखंड में जो सोहराय त्यौहार मनाया जाता है ये क्या है? पशुओं से संबंधित त्यौहार है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड में आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक कौन सी है? पहला है मेखला, दूसरा है प्रांची परहन, तीसरा है भगवा, चौथा है फेटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रांची और परहन। झारखंड में जो आदिवासी महिलाएं हैं उनकी पोशाक का नाम ही क्या है? आपका प्रांची और परहन। इसमें इतना याद रखना है। भगवा क्या होता है? तो झारखंड के पुरुषों का जो है सबसे सामान्य पोशाक को हम लोग क्या कहते हैं? तो सबसे सामान्य पोशाक को भगवा कहते हैं। भगवा को आप लोग लंगोट समझ सकते हैं, जो एक ही कपड़ा का बना होता है और बहुत ही छोटा होता है, उसको हम लोग भगवा कहते हैं, जो कि सबसे सामान्य पोशाक है। फेटा की बात करेंगे तो सिर में जो ये गमछा बांधते हैं, तौलिया बांधते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? फेटा कहा जाता है। ये सब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है उससे पहले बता दें कि हम जो भी क्वेश्चन लाते हैं उसको आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी चूक नहीं होगा एग्जाम में, बशर्ते आपको क्या है कि उत्तर भर सवाल का क्वेश्चन का आंसर केवल देखने में नहीं रहिएगा, जो एक्स्ट्रा बात बताने के लिए जो 1-1.5 मिनट टाइम लेते हैं उसमें भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मुंडा भाषा परिवार से संबंधित भाषा कौन सी है? पहला है हो, दूसरा है भोजपुरी, तीसरा है मैथिली, तीसरा है चौथा है सिंधी। तो इसमें कोई डाउट नहीं, इसका तो बिल्कुल आसान समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। हो भाषा क्या है? आपका मुंडा भाषा परिवार से संबंधित रखते हैं, और ये तीनों जो है तीनों भाषा आपका मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत नहीं आता है। हो भाषा की बात करेंगे तो 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो ये जो है आपका लगभग 10 लाख, कितना? 10,77,000 लोगों के द्वारा यह भाषा बोली जाती थी। 2011 के जनगणना के अनुसार बता रहे हैं। ठीक है, 10,77,000 लोगों के द्वारा यह भाषा बोली जाती थी। ठीक है, और हो भाषा कौन लोग बोलते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि हो जनजाति के द्वारा जो है हो भाषा बोली जाती है। और हो जनजाति क्या है? झारखंड की जो है चौथी बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से, तो ये कोई छोटा मोटा जनजाति नहीं है, वो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड के कौन से जिला में सबसे अधिक ग्रेफाइट का भंडार है? पहला है कोडरमा, दूसरा है पलामू, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है पाकुड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पलामू। झारखंड के जो पलामू जिला है वहाँ क्या है? सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है। इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही आंकड़ा बता रहे हैं, तो यहाँ पर लगभग जो है आपका क्या है 30.5 लाख टन आपका ग्रेफाइट का रिजर्व था। कितना? 30.5 लाख टन यहाँ ग्रेफाइट का भंडार था, जो देश के कुल भंडार का लगभग कितना है? 57.47% है। ये भी आपको याद रखना है। मोटा मोटी आपको इतना ही याद रखना है कि सबसे अधिक जो है ग्रेफाइट का भंडार कहाँ पर पाया जाता है? पलामू जिला में पाया जाता है। अब पलामू की बात की जाए तो पलामू जिला कब बना है? तो 1892 ईस्वी में बना है। और पलामू में जो है बहुत सारे चीज़ों का जो है उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है पूरे झारखंड में। जैसे मक्का का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? तो आपका पलामू में किया जाता है। ठीक है, और मक्का क्या है? झारखंड का चावल के बाद दूसरा प्रमुख फसल है। इसके अलावा जौ का भी सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आपका पलामू में होता है। साथ ही आपको बता दें दलहन का भी सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? पलामू में ही होता है। और तिलहन का भी सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आपका पलामू जिला में ही होता है। ये सब आपको याद रखना है। अगर कोडरमा की बात करेंगे तो कोडरमा में क्या है? अभरक का उत्पादन होता है, या अभरक सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लोहरदगा में जो आपका क्या सबसे अधिक मिलता है? तो बॉक्साइट। बॉक्साइट का जो है सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? लोहरदगा में। इसके अलावा पाकुड़ में जो है आपका बीड़ी, बीड़ी प्लस पत्थर। ठीक है, बीड़ी प्लस पत्थर के लिए आपका फेमस कौन सा है? आपका पाकुड़ जिला। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि चेरो जनजाति में गांव स्तर पर पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? पहला है सरपंच, दूसरा है मांझी, तीसरा है सभापति, चौथा है मुखिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुखिया कहते हैं। चेरो जनजाति में गांव के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को मुखिया कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। मांझी तो किसको कहा जाता है? आपको बताए थे कि संथाल गांव के जो गांव प्रमुख होता है उसको मांझी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि किस जनजाति में गांव के प्रधान को गोटिया कहा जाता है? पहला है लोहार, दूसरा है कोल, तीसरा है खोंट, चौथा है खड़िया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खोंड जनजाति में जो है गांव के प्रधान को गोटिया कहा जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बता दें तो खोंड जनजाति का जो है
निवास स्थल झारखंड में बहुत कम है, या यूँ कहे कि झारखंड में जो है खोंड जनजाति बहुत कम पाए जाते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या मात्र कितनी थी, तो 221 थी। कितना थी, तो इनकी संख्या 221 थी। मुख्य रूप से ये जो है आपका उड़ीसा राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, उड़ीसा राज्य में जो है इनकी संख्या अधिक पाई जाती है। और ऐसी मान्यता है कि झारखंड में जो खोंड जनजाति पाए जाते हैं वो उड़ीसा से ही कुछ लोग चल के आ गए हैं, वही लोग हैं। ठीक है, तो कितनी ही 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 221 है इनकी जनसंख्या। लोहार की बात करेंगे तो यह झारखंड की एक जनजाति है और इनका मुख्य पेशा क्या है, इनका मुख्य पेशा लोहा गलाना है। ठीक है, यह पारंपरिक पेशा कह सकते हैं, लोहा गलाना है। खड़िया की बात करेंगे तो खड़िया को इसलिए आपको बताना जरूरी है क्योंकि ये सवाल पूछता है कि झारखंड में किस जनजाति का जो है सबसे अधिक ईसाईकरण हुआ है। तो आपको बता दें, खड़िया जनजाति का जो है सबसे अधिक झारखंड में ईसाईकरण हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि जिला परिषद की स्थापना किस स्तर पर की जाती है। पहला है ग्राम स्तर, दूसरा है प्रखंड स्तर, तीसरा है पंचायत स्तर, चौथा है जिला स्तर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जिला स्तर पर। ठीक है, जिला परिषद की स्थापना जिला स्तर पर की जाती है। किसी जिले में सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन किया जाता है, इतना आपको याद रखना है। तो जिला परिषद जिला स्तर पर बनाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड में वर्तमान में कितने नगर निगम हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं है, इसको हम लोग पहले भी देखे हैं 1-2 दिन पहले, लेकिन उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था तो आज उसको हम सुधार देते हैं। पहला है 3, दूसरा है 5, तीसरा है 7, चौथा है 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 9। झारखंड में जो है वर्तमान में 9 नगर निगम हैं। अगर इसमें पूछ दिया जाए कि कौन कौन है तो आपको बता देते हैं, नाम बता ही देते हैं। एक हो जाएगा आपका रांची, आज सही से बता रहे हैं, इसको बढ़िया से लिख लीजिए, रांची। दूसरा हो जाएगा धनबाद, तीसरा हो जाएगा आपका देवघर, और चौथा हो जाएगा चास। चास को ही हम क्या लिखते थे, जमशेदपुर, तो चास हो जाएगा चौथा। और पांचवा क्या हो जाएगा, तो पांचवा हो जाएगा आपका आदित्यपुर। और छठा क्या हो जाएगा, छठा हो जाएगा आपका गिरिडीह। सातवां क्या हो जाएगा, तो सातवां हो जाएगा मेदिनी नगर। क्या हो जाएगा, मेदिनी नगर। और 2 बाकी है उसको भी लिख देते हैं। आठवां क्या हो जाएगा, तो आठवां हो जाएगा हजारीबाग। 9वां क्या हो जाएगा, तो 9वां हो जाएगा मानगो। तो झारखंड में वर्तमान समय में कितने हैं, 9 नगर निगम हैं। इसमें भी आपको क्या पूछता है कि रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो पूछेगा ही पूछेगा। तो रांची नगर निगम की बात की जाए तो इसकी स्थापना 15 सितंबर को हुआ है। 15 सितंबर 1979 ईस्वी को हुआ है। 79 मतलब 9, बढ़िया तारीख लिख देते हैं। कब हुआ है रांची नगर निगम की स्थापना, ये हुआ आपका 15 सितंबर 1979। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड सरकार के प्रथम मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री कौन थी। पहला है शिल्पा नेही तिर्की, दूसरा है अंबा प्रसाद, तीसरा है जोबा मांझी, चौथा है कल्पना सोरेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जोबा मांझी। झारखंड सरकार के प्रथम मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री कौन थी, कैबिनेट मंत्री कौन थी, तो आपकी जोबा मांझी थी। अब बाकी ऑप्शन को आपको बता दें क्योंकि इनसे संबंधित जो है आपके एग्जाम में पूछेंगे। देखिए ये क्वेश्चन पूछा था जोबा मांझी वाला, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आजकल ना कि ये कल्पना सोरेन कौन है, ये फलाना मंत्री झारखंड में कौन है। तो उसी के लिए हम जो है ये ऑप्शन में डाले हैं, तो इसको बता देते हैं। ठीक है, तो अगर बात करते हैं हम लोग पहला ऑप्शन की, शिल्पा नेही तिर्की की, तो ये क्या है, झारखंड की कृषि मंत्री। क्या है, वर्तमान में ये झारखंड की कृषि मंत्री है, इतना आपको याद रखना है। और ये किस विधानसभा क्षेत्र से आती है, तो ये मांडर विधानसभा क्षेत्र से आती है। किस राजनीतिक पार्टी से है, तो ये कांग्रेस से है। किससे है, कांग्रेस से। कांग्रेस आप सभी जानते हैं पंजा छाप। ठीक है, मांडर विधानसभा क्षेत्र की मांडर लिखते हैं, मांडर की। और आप सभी जानते होंगे बंधु तिर्की के नाम। ठीक है, बंधु तिर्की, तो बंधु तिर्की की पुत्री है कौन, आपकी शिल्पा नेहा तिर्की। और बंधु तिर्की कौन थे, तो ये जो है झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं। क्या है, झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं कौन, आपके बंधु तिर्की। और उन्हीं की बेटी आपकी शिल्पी नेहा तिर्की है,
इतना आपको याद रखना है। चलिए बात करेंगे अम्बा प्रसाद की, तो ये भी जो है कांग्रेस की, किसकी, कांग्रेस की नेत्री है, और ये कांग्रेस की जो है पूर्व एमएलए रही है, ठीक है, पूर्व एमएलए, यानी कि वर्तमान में ये विधायक नहीं है, लेकिन इससे पहले क्या थी, ये कांग्रेस की विधायक थी। इसके पिताजी का नाम क्या है, योगेंद्र साहू है, उसी की बेटी है, आप सभी जानते हैं, हजारीबाग बड़का गांव। चलिए कल्पना सोरेन की बात करेंगे तो ये क्या है, गांडेय विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, क्या है, गांडेय विधानसभा क्षेत्र से एमएलए हैं, ठीक है। और ये जो है आपकी किसकी पत्नी है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है, कौन, आपकी कल्पना सोरेन, और ये गांडेय विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, एमएलए हैं। एमएलए का फुल फॉर्म आप लोग को पता है क्या, कि बता दें, अच्छा बता ही देते हैं। एमएलए मतलब हो जाता है, क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि जतरा क्या है, पहला है गीत, दूसरा है चित्रकारी, चौथा है सामूहिक नृत्य, चौथा है वेशभूषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सामूहिक नृत्य। विशेषकर झारखंड के जनजातियों की क्या बात है, सदान उदान सभी, यानी कि आप कह सकते हैं कि टोटल झारखंडियों का जो सामूहिक नृत्य का आयोजन किया जाता है वही क्या है, जतरा है। और आजकल जो है जब से ये जो न्यू ईयर आया है तब से बहुत जगह जो है जतरा का आयोजन किया जा रहा है। तो जतरा जो है एक प्रकार का सामूहिक नृत्य है। और जतरा के बारे में उरांव जनजाति में कहा जाता है कि उरांव जनजाति का यह क्या है, सबसे बड़ा पर्व है, यह सबसे बड़ा त्यौहार है। अब इसको उरांव जनजाति में सबसे बड़ा त्यौहार का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि यहीं पर जो है लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, ठीक है, और यहीं से जो है शादी का सिलसिला चालू होता है। यानी कि पहले लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर अगुआ के माध्यम से रिश्ता भेजा जाता है कि जाइए फलाना लड़की जो आगे जो रा के नाच रही थी वो हमको पसंद है, फिर वहाँ जाकर उनके गार्जियन से बातचीत किया जाता है, फिर रिश्ता को आगे बढ़ाया जाता है। तो जतरा को जो है उरांव जनजाति में सबसे बड़ा त्यौहार का दर्जा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि झूमर गीत किस राग में गाया जाता है, पहला अंगनई, दूसरा है झूमर, तीसरा है डोमकच, चौथा है डड़ई धारा। तो नाम से ही पता चल रहा है भाई कि झूमर गीत जो है झूमर राग में ही गाया जाएगा, किस में, तो झूमर राग में ही गाया जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर बात करेंगे अंगनई तो ये क्या है, महिला प्रधान नृत्य, क्या है, ये जो है आपका महिला प्रधान नृत्य है, और महिलाओं के द्वारा जो है आंगन में इस नृत्य को किया जाता है, इसलिए जो है इस नृत्य का नाम अंगनई पड़ गया है। डोमकच की बात करेंगे तो डोमकच जो है इसका संबंध जो है किससे है, शादी विवाह से है। शादी के उपलक्ष्य में जो नृत्य या जो गीत गाया जाता है वही क्या है, आपका डोमकच है। इतना आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखना है। लेकिन जो हम किताब के माध्यम से जो पढ़े हैं डॉक्टर कुमारी वासंती या तो गिरिधारी राम गंजू की किताब में, तो उसमें क्या लिखा गया है कि डोमकच क्या है मालूम है, कि सदानों में जब शादी होता है तो सभी पुरुष लोग क्या है, बारात चले जाते हैं। अब उसमें महिलाएं सिर्फ बच जाती है घर में, तो घरों की रखवाली करने के लिए जो है रात में लोग क्या करती है कि पुरुष वस्त्र धारण करके जो है नृत्य संगीत का आयोजन करती है, और थोड़ा हंसी मजाक को जो है लाने के लिए क्या करती है कि उसमें जो है थोड़ा सा अश्लीलता भी डाल देती है, और अश्लील भरा वो नृत्य संगीत होता है, उसी को डोमकच कहते हैं। क्योंकि महिलाएं सिर्फ होती है और खुल के थोड़ा सा हंसी मजाक करती है, तो इसलिए जो है उसमें पुरुषों का जो है शामिल होना वर्जित होता है, तो वही क्या है, आपका डोमकच है। वैसे लेकिन आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या याद रखना है कि शादी से संबंधित जो लोक नृत्य है या लोकगीत है वो क्या है, आपका डोमकच है। और बच्चे के जन्म पर कौन सा गीत गाया जाता है, तो बच्चे के जन्म में जो है झंझायन गीत गाया जाता है, ये आपको याद रखना है। मांदर किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, पहला है सुशिर वाद्य यंत्र, दूसरा है तंतु वाद्य यंत्र, और तीसरा है पार्श्वमुखी वाद्य यंत्र, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वमुखी। मांदर को पार्श्वमुखी वाद्य यंत्र कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि मांदर का कुछ आकार इस तरह से है, ठीक है, मांदर आप लोग देखे होंगे तो इस तरह से है, इसको दोनों तरफ से जो है दोनों हाथों से टांग के इस तरह से जो है बजाया जाता है, आप सभी जानते हैं। और मांदर का महत्व जो है झारखंडी लोग विशेषकर जानते हैं। झारखंड के सभी व्यक्ति जो पहले के हैं वो लोग जानते होंगे कि मांदर का क्या महत्व है। मांदर को जो है एक प्रेमिका या पत्नी तक का दर्जा दिया जाता था, इसलिए नागपुरी या कुड़ुक या बहुत सारे गानों में जो है मांदर का जिक्र है कि मांदर किन्नी आयो देबे जनी कीनल कीनल लागे, या मांदर फूटी आयो गेलक जनी मोरल मोरल लागे,
ठीक है। और बहुत सारे गाना है मांदर के ऊपर कि गुमला के मांदर आयो किनी देवे। तो ये सब जो है मांदर जो है झारखंड का प्राचीन वाद्य यंत्र में से में एक है और मधुर वाद्य यंत्र में से में एक है। और मांदर के बिना जो है कोई भी जो है विशेष कार्यक्रम संपन्न नहीं होता है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका पार्श्वमुखी। अब हम लोग बात करेंगे सुशीर वाद्य यंत्र किसे कहते हैं। तो जिस वाद्य यंत्र को जो है मुंह से फूंक कर बजाया जाता है उसको हम लोग सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे में आपका क्या हो जाएगा, तो जैसे आपको हो जाएगा बांसुरी, बांसुरी हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका क्या, शहनाई हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, आपका मुरली हो जाएगा और सिंगा हो जाएगा। ये सब क्या है, आपका सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आ जाएगा। अब तंतु वाद्य यंत्र किसे कहते हैं, तो जिस वाद्य यंत्र को जो है तार के माध्यम से जो है कंपन निकाल के आवाज़ निकाला जाता है उसको तंतु वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे आपका क्या हो जाएगा, जैसे सितार हो जाएगा, जैसे गिटार हो जाएगा। ये सब क्या है, आपका तंतु वाद्य यंत्र का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि कीर्तनिया लोकनाट्य का संबंध किस देवता से है। पहला है राम, दूसरा है कृष्णा, तीसरा महादेव, चौथा है सिंहभोंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भगवान कृष्णा से है। तो कीर्तनिया जो एक लोकनाट्य है, क्या है, कीर्तनिया एक लोकनाट्य है जिसका संबंध श्री कृष्ण देवता से है। इतना आपको याद रखना है। यानी कि कृष्ण का जो रासलीला है या कृष्णा से संबंधित जो है नाटक किया जाता है किस में, कीर्तनिया में। कोई दिक्कत नहीं। महादेव की बात किया जाए तो महादेव की पूजा जो है झारखंड में मंडा पूजा में किया जाता है। और मंडा पूजा को क्या माना जाता है, तो महादेव का या शिव का या भोलेनाथ का जो है सबसे कठोर तपस्या या सबसे कठोर उपासना माना जाता है किसको, मांडा पूजा को, जो कि बैसाख से शुरू होता है। ठीक है, बैसाख से वही समय जो है महादेव की पूजा की जाती है। सिंहभोंगा की बात की जाए तो सिंहभोंगा जो है आपका संथाल जनजाति, किसका, संथाल जनजाति, साथ ही मुंडा जनजाति, इनका क्या है प्रमुख देवता का नाम सिंहभोंगा है। और सिंहभोंगा का अर्थ क्या हो जाता है, तो भगवान सूर्य हो जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि किस चित्रकला में जंगली जीव जंतुओं, पक्षियों और पेड़ पौधों को उकेरा जाता है। पहला है जादू पटिया, दूसरा है सोहराय, तीसरा है कोहबर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोहराय में। सोहराय एक प्रकार का क्या है, चित्रकारी है। ठीक है, एक प्रकार का चित्रकारी है। इसमें क्या होता है, तो इसमें देखिए, इसमें जो है जंगली जीव जंतुओं, पक्षियों और पेड़ पौधों को उकेरा जाता है। इतना आपको याद रखना है। और सोहराय चित्रकारी के लिए झारखंड में किस व्यक्ति को विशेष रूप से हम जाना जाता है, तो आपको बता दें बुल्लू इमाम। बुल्लू इमाम जो हैं इन्हें जो है सोहराय चित्रकारी के लिए, आपको बता दें सोहराय चित्रकारी के संरक्षण के लिए या इसको अपनाने के लिए जो है 2009 में जो है भारत सरकार के द्वारा जो है बुल्लू इमाम को कला के क्षेत्र में जो है पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और पद्मश्री पुरस्कार जो होता है भारत सरकार का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। इतना आपको याद रखना है। अब सोहराय जो है झारखंड में एक त्यौहार भी है। क्या है, झारखंड में एक त्यौहार भी है और यह त्यौहार जो है पशुओं से संबंधित है। किससे है, तो पशुओं से संबंधित त्यौहार। और यह जो है दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। और इस दिन क्या किया जाता है कि जानवरों को जो है सजाया जाता है, नहलाया धुलाया जाता है, उनके लिए विशेष पकवान की व्यवस्था की जाती है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि झारखंडियों का जो है अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन क्या है, कृषि। कृषि के साथ साथ पशुपालन है और उनके कृषि के काम में जो है पशुओं का विशेष योगदान होता है। इतना आपको याद रखना है, तो हो जाएगा आपका सोहराय। जादव पटिया की बात करेंगे तो ये जो है आपका संथाल जनजाति में जो है प्रचलित क्या है, चित्रकारी है। ये संथाल जनजाति के लोग जो है जादव किसको कहता है, चित्रकार को ये लोग जादव के नाम से जानता है। ठीक है, चित्रकार को, क्योंकि यह चित्रकारी जो है कागज़ या कपड़े के पट पर किया जाता है, इसलिए इस चित्रकारी को क्या कहा जाता है, जादव पटिया कहा जाता है, जो कि संथाल जनजाति में प्रचलित है। इतना याद रखना है। कोहबर की बात करेंगे तो ये जो है बिरहोर जनजाति में, किसमें, तो बिरहोर जनजाति में प्रचलित चित्रकारी का नाम क्या है, कोहबर। जिसमें कोहबर में कोह का अर्थ गुफा हो जाता है और बर मतलब दूल्हा हो जाता है। संयुक्त रूप से इसका अर्थ क्या हो जाता है, गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा हो जाता है। इतना आपको याद रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि निम्न में से कौन सा पर्व होली का झारखंडी रूप है। पहला है सोहराय, दूसरा फगुआ, तीसरा चंडी, चौथा है मांडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फगुआ। हम लोग झारखंडी लोग क्या है ना कि
सबका अपना देहाती नाम रख देते हैं। यहाँ तक कि लड़का लड़की लोग का भी गांव घर में दो दो गो नाम होता है, स्कूल का नाम अलग और गांव घर में अलग नाम रहता है। तो ऐसे ही हम लोग क्या कहते हैं, होली को हम लोग क्या कहते हैं, फगुआ कहते हैं। हम लोग होली कहते ही नहीं है, फगुआ कहते हैं। और फगुआ में जो है फगुआ राग में गाना गाया जाता है। इतना आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। सोहराय के बारे में अभी तुरंत बताएं कि एक चित्रकारी भी है और एक आपका क्या है, तो एक आपका त्योहार भी है जो कि पशुओं से संबंधित है। अच्छा, और एक बात इनसे संबंधित छूट गया है तो बताते हैं कि सोहराय चित्रकारी को जो है जीआई टैग मिल चुका है। क्या है? जीआई टैग। जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है आपका सोहराय और कोहबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मंडा के बारे में थोड़ा सा बता दें कि मंडा के बारे में पूछा जाता है। मंडा पर्व की बात करेंगे तो ये जो है बैसाख माह से ये त्यौहार को मनाना शुरू होता है। और ये क्या है, भगवान महादेव, महादेव शिव देवों के देव, तो महादेव का जो है सबसे कठोर उपासना है आपका मंडा पूजा। इसमें जो पुरुष उपासक होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको भक्ता बोलते हैं। और जो महिला उपासक होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको सोक्ताइन के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत ही कठोरतम रस्म व रिवाज किए जाते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है। इनमें जो है अंगारों में चलना होता है, अंगारों में जो है, अंगारों में नंगे पांव चलना होता है। उसको क्या कहा जाता है, उसको फूलकुंदी कहा जाता है। देखिए आग में चल रहे हैं लेकिन उसको कहना क्या है, फूलकुंदी कहते हैं। साथ ही उनको जो है पीठ में जो है कील के बल पर जो है लटका दिया जाता है और घुमाया जाता है। उसको क्या कहते हैं, तो उसको धुआंसी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, उसको धुआंसी कहते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो ये जो आपका कठोरतम तपस्या वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो मंडा पर्व है ना, इसी को जो है पंच परगनिया क्षेत्र में क्या कहते हैं, भगता पर्व कहते हैं। क्या बोलते हैं, भगता पर्व बोलते हैं। दोनों एक ही है लेकिन अलग अलग नामों से जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि मुंडारी ग्रामर, अच्छा मुंडारी ग्रामर के लेखक कौन है? पहला ए नोटरोट, दूसरा रामदयाल मुंडा, तीसरा कड़िया मुंडा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नोटरोट के द्वारा जो है मुंडारी ग्रामर लिखा गया था। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो ग्रामर मुंडारी ग्रामर किताब है ये कब प्रकाशित हुआ था। ये प्रकाशित हुआ था आपका 1882 में। ठीक है, कब हुआ था, तो 1882 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था मुंडारी ग्रामर, जिसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम ए नोटरोट है, यानी कि अंग्रेज आदमी लिखा था। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जो है बाकी विकल्प के बारे में बात करते हैं। तो रामदयाल मुंडा जो है झारखंड के महान शख्सियत हैं। इन्होंने जो है अपनी जो है उच्च शिक्षा की प्राप्ति कहाँ की थी, तो अमेरिका के विश्वविद्यालय में की थी। ये अमेरिका के विश्वविद्यालय में पढ़े भी थे और अमेरिका के जो है अनेक विश्वविद्यालय में जो है इन्होंने पढ़ाया भी थे। कौन? आपके रामदयाल मुंडा। और ये झारखंड रांची जिला के रहने वाले थे। रांची जिला के जो है देवड़ी गाँव के रहने वाले थे। और देवड़ी गाँव वही देवड़ी गाँव जहाँ पर माँ दुर्गा का जो है 16 भुजा वाला मूर्ति है, यह देवड़ी मंदिर है, वहीं के रहने वाले थे। कौन? आपकी रामदयाल मुंडा। और इन्हें जो है कला के क्षेत्र में जो है विशेष योगदान देने के लिए जो है 2010 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कौन सा पुरस्कार? तो पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और इन्हें जो है कला के क्षेत्र से जो है विशेष योगदान देने के लिए क्या है, इन्हें राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा का सदस्य भी चुना गया था। किसे? रामदयाल मुंडा को। और रामदयाल मुंडा के द्वारा जो है दो प्रमुख रचना की गई है, दो किताबें लिखी गई है। एक तो हो जाएगा आपका आदि धर्म। आदि धर्म के रचयिता कौन है? तो रामदयाल मुंडा। उसके अलावा जे नाची से बाँची, क्या? जे नाची से बाँची, इसकी भी रचना किसने की? तो इसकी भी रचना आपकी रामदयाल मुंडा के द्वारा किया गया है। इतना कम से कम आपको जानना है। अगर कड़िया मुंडा की बात करेंगे तो ये क्या है, बीजेपी नेता हैं। क्या है? बीजेपी नेता है। वर्तमान में इनकी स्वास्थ्य कैसी है नहीं पता है, काफ़ी उम्र दराज है। और ये जो है पूर्व में जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। कौन? आपके कड़िया मुंडा। और किस राजनीतिक पार्टी से थे? तो बीजेपी के। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये खूंटी जिला के रहने वाले हैं। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बता दें कि इसका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि संथाल जनजाति में मुर्मू गोत्र का क्या चिन्ह होता है? पहला है नीलगाय, दूसरा है पान पत्ता, तीसरा है जंगली हंस और चौथा है पक्षी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुर्मू गोत्र का हो जाएगा आपका नीलगाय। आपको बता दें कि झारखंड में जो जनजाति पाए जाते हैं तो उनका जो है अपना गोत्र होता है।
गोत्र जिसको आप लोग टाइटल भी कहते हैं, और गोत्र के भीतर जो है शादी जो है वर्जित होता है। जैसे मान लिया जाए कि हम कच्छप हैं या एक्का हैं, तो एक्का जो लड़की है उससे मेरा शादी नहीं हो सकता है। अब ऐसा इसलिए वर्जित रहता है क्योंकि सेम टाइटल या सेम गोत्र के व्यक्ति को क्या है, भाई बहन माना जाता है। तो गोत्र के बाहर शादी करना रहता है। हाँ, लेकिन आपको जाति से बाहर नहीं करना है। जैसे संथाल जनजाति है, उस संथाल जनजाति से ही बियाह करेगा, लेकिन गोत्र अलग होना चाहिए। ये मुर्मू है तो मुर्मू से नहीं करेगा, इस तरह से होता है। अब यहाँ पर लेकिन क्या पूछा है कि संथाल जनजाति में जो मुर्मू गोत्र होता है, जैसे द्रौपदी मुर्मू सुने होंगे, ठीक है। तो मुर्मू मतलब क्या होता है, नील गाय होता है। और पान पत्ता मतलब क्या होता है, पान पत्ता किसका चिन्ह है, तो हेम्ब्रम, आप लोग सुने होंगे हेम्ब्रम, ठीक है। हेम्ब्रम ये संथाल का ही एक टाइटल है, गोत्र है, उसका मतलब पान पत्ता होता है। और आप सुने होंगे हासंदा, ठीक है, हासंदा टाइटल भी सुने होंगे, ये इसका मतलब होता है जंगली हंस। तो ये सब आपको याद रखना है। जैसे बेसरा हो गया, बेसरा का हो जाता है क्या, पक्षी हो जाता है, पक्षी या बाज कह सकते हैं। किस्कू का क्या होता है, तो किस्कू का किंगफिशर होता है। इस तरह से जो है सभी टाइटल के कुछ ना कुछ अर्थ निकलते हैं, जिसमें संथाल जनजाति के मुर्मूगत का अर्थ आपका नीलगाय होता है, ठीक है। चलिए, अब संथाल जनजाति की बात की जाए तो ये झारखंड की क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। और भारत की क्या है, भारत की तीसरी बड़ी जनजाति क्या है, भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। सबसे पहले आपकी भील है, फिर गोंड है, फिर आपकी संथाल। तो ये झारखंड की पहली है, लेकिन पूरे भारत में तीसरी बड़ी जनजाति है, ये आपको याद रखना है। इनके द्वारा जो है आपका क्या, कौन सी भाषा बोली जाती है, संथाली भाषा। और संथाली भाषा को जो लिखने के लिए जो है ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया है, तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है। कब किया है, तो 1941 ईस्वी में किया है। देखिए यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग जो हैं क्या कहते हैं कि सर 1945 होगा या 1941 होगा। तो JSSC जो है पिछले बार हम देखे थे कि 1941 को सही मानता है, इसीलिए 1941 ही हम आपको बताते हैं। और बाकी किताब में जो भी लिखा हुआ है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब इनके बारे में बता रहे थे, अच्छा संथाली भाषा के बारे में। तो संथाली भाषा को जो है 2003 में जो है क्या किया गया है, तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ठीक है, 8वीं अनुसूची में। और 8वीं अनुसूची में पूरे भारत से जो है 22 भाषा को शामिल किया गया है, उनमें से एक आपका संथाली भाषा है। अब संथाल जनजाति का जो प्रमुख देवता होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको सिंह बोंगा बोलते हैं। और सिंह बोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है। संथाल जनजाति में जो है बिटलाहा, बिटलाहा होता है। और बिटलाहा क्या है, एक सजा है। और ये छोटा मोटा सजा नहीं है, बहुत बड़ा सजा है। इसमें जो है यौन से संबंधित जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है उसको बिटलाहा दिया जाता है। मतलब गांव घर से जो है उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। ये क्या है, बिटलाहा एक प्रकार की सजा है। अब संथाल जनजाति में जो युवागिरी होता है, ठीक है, युवागिरी होता है, उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको घोटुल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, घोटुल। और संथाल जनजाति में जो शादी होता है, शादी किस नाम से जानते हैं, तो शादी को जो है बापला कहते हैं। और इनमें जो है शादी का सबसे सामान्य रूप कौन सा है, तो किरिंग बापला है। ये आपको याद रखना है संथाल जनजाति के बारे में। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। पहला है मेसरा रांची, दूसरा है नगड़ी रांची, तीसरा है चास बोकारो, चौथा है सिंदरी धनबाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेसरा रांची में है। ये बिरला इंस्टीट्यूट, उसी को बिरला इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, ये आपका रांची जिला में है। और रांची से जो है 10 से 15 किलोमीटर की दूरी में जो है आपका और मांझी वाला रोड में बूटी मोड़ से आगे थोड़ा सा आपका क्या है, मेसरा नामक स्थान है, वहीं पर आपका क्या है, BIT मेसरा, यानी कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। अब इसके बारे में बता दें कि इसकी स्थापना कब और किसने की है। तो इसकी स्थापना जो है आपका 1955 हुआ है। कब हुआ है, 1955 में हुआ है। और किसने की है इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना जो है BM बिरला, ठीक है, BM बिरला के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और आपको बता दें कि संस्थान में जो है बैचलर डिग्री की स्तरीय का कुल 12 विभाग है। और यहाँ पर बहुत सारे मैनेजमेंट वाला कोर्स कराया जाता है। यहाँ पर तो BIT मेसरा अर्थात बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि केरोसिन तेल में बिचौलियों को समाप्त करने वाला देश का पहला जिला कौन बना। पहला है लातेहार, दूसरा चतरा, तीसरा रामगढ़, चौथा हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चतरा।
केरोसिन तेल में बिचौलियों को समाप्त करने वाला देश का, ये झारखंड का नहीं, देश का पहला जिला आपका चतरा बना, जो कि झारखंड में है। चतरा के बारे में पहले ही बताएं, शॉर्ट में बता दें, ये जिला बना है 1991 में। और चतरा को हम लोग क्या कहते हैं, तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। क्या कहते हैं, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। और ये लोकसभा में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। इतना कम से कम आपको याद रखना है चतरा के बारे में। ठीक है, चलिए लातेहार जिला के बारे में बता चुके हैं। रामगढ़ के बारे में बता दें तो रामगढ़ जिला बना है कब, तो 12 सितंबर 2007 को जो है रामगढ़ जिला बनता है। और यह जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है झारखंड का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब जो है रामगढ़ को हम लोग अगर झारखंड के इतिहास की नज़र से देखते हैं तो क्या होता है कि रामगढ़ राज्य की स्थापना कब तथा किसने की है, तो 1367 ईस्वी में जो है रामगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। किसने की थी, तो राजा बागदेव सिंह ने की थी। ये आपको याद रखना है। चलिए हजारीबाग के बारे में अभी नहीं बताते हैं, बहुत लंबा हो जाता है, हर दिन तो बता ही रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, और आज का आखिरी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि अरुणा मिश्रा के संबंध में अरुणा मिश्रा का संबंध किस खेल से है। पहला है तीरंदाजी, दूसरा है हॉकी, तीसरा है क्रिकेट, चौथा है बॉक्सिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बॉक्सिंग। अरुणा मिश्रा झारखंड की है और इसका संबंध बॉक्सिंग से है। और ये झारखंड की कहाँ की रहने वाली है, तो ये झारखंड की जमशेदपुर की रहने वाली है। कहाँ की, जमशेदपुर की रहने वाली है। इनके पिता का नाम क्या है, इनके पिता का नाम के मिश्रा है। क्या नाम, इनके पिता का नाम के मिश्रा है। ठीक है, और इनकी माता का नाम क्या है, इनकी माता का नाम उर्मिला मिश्रा है। क्या नाम है, उर्मिला मिश्रा है। और ये जमशेदपुर की रहने वाली है। इतना आपको याद रखना है। तीरंदाज की बात करेंगे तो झारखंड की प्रसिद्ध तीरंदाज कौन है, आपकी दीपिका कुमारी। कौन है, दीपिका कुमारी जो है झारखंड रांची की रातू की रहने वाली तीरंदाज है, आर्चरी है, ये धनुर्धर है। और दीपिका कुमारी को जो है 2016 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही 2012 में जो है उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वह एक ओलंपियन है, ओलंपिक भी खेल चुकी है। और 2010 में जो है कॉमनवेल्थ का गेम हो रहा था, उसमें उन्होंने जो है 2 गोल्ड मेडल भी जीते थे। वर्तमान में उनकी शादी हो चुकी है किसके साथ, तो अतनु दास के साथ। और अतनु दास भी क्या है, धनुर्धर है, अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज हैं। और कहाँ के हैं, तो पश्चिम बंगाल के हैं। ठीक है, हॉकी की बात की जाए तो हॉकी में हम सभी जानते हैं हॉकी का तो गढ़ ही है, झारखंड क्या है, हॉकी का गढ़ है। और यहाँ से जो है झारखंड से आपको बता दें कि भारत में जितने महिला हॉकी टीम के जो प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर, उसमें जो 5-6 जो है आपके झारखंड की होते हैं। और झारखंड कहाँ, सिमडेगा हो गया, खूंटी हो गया, गुमला हो गया, यहीं से होती हैं कौन, आपकी हॉकी प्लेयर लग। यानी कि हॉकी का गढ़ क्या है, आपका झारखंड है। तो निक्की प्रधान का नाम आप सभी जानते हैं कि झारखंड में ओलंपिक खेलने वाली प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है, आपकी निक्की प्रधान है। ये सब आपको याद रखना है। इसके अलावा असुंता लकड़ा है, सुमराई टेटे है, ब्यूटी डुंगडुंग है। ये सब क्या है, आपकी हॉकी खिलाड़ी है झारखंड की। क्रिकेट के बारे में भी हमारा झारखंड जो है क्रिकेट में जो है बहुत नाम रोशन करवाया है। आप सभी जानते हैं कि माही, जिन्हें हम लोग कैप्टन कूल भी बोलते हैं, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहे हैं, तो झारखंड रांची के हैं, इसीलिए उन्हें झारखंड का राजकुमार भी कहा जाता है। और उन्होंने जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से झारखंड का नाम रोशन कराया है। और वो भारत के क्रिकेट टीम के कैप्टन के सफल कप्तान में से वो हैं। ठीक है, और उनका जन्म रांची में हुआ है, लेकिन उनके पिता कहाँ के रहने वाले थे, उनके पिता उत्तराखंड के रहने वाले थे, इसीलिए आपको बताते हैं। उनके पिता का नाम पान सिंह है और माता का नाम देवकी है। ये भी आपको याद रखना है। उन्हें भी बहुत सारा पुरस्कार मिल चुका है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, पद्मश्री पुरस्कार मिला है, पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। लेकिन अभी बताने का वक्त नहीं है, किसी दिन फिर उनके बारे में बता देंगे। तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास, जो आप लोगों के लिए जो है पर्व त्यौहार में भी जो है काफ़ी समय बचा के हम रिकॉर्ड किए हैं क्लास, ताकि आप लोग का जो है क्लास नगा ना हो। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया है, आधा 1 घंटा क्लास लेट हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। पर्व त्यौहार में जो है थोड़ा सा फैमिली मेम्बर लोग से थोड़ा सा बिजी थे, लेकिन हम चाहे कि आप लोग का क्लास नगा ना हो, इसलिए लेकर आए हैं। कल परसों से जो है आप लोग का जो है क्या है, इंडिया लेवल का जीके जो नहीं आ रहा है 2-3 दिन से, वो भी क्लास हम प्रत्येक दिन लाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना सा ही। अगर क्लास अच्छा लगा तो आप लोग जाने से पहले क्या कीजिए कि लाइक ज़रूर कीजिए, और अपना प्रतिक्रिया देने स्वरूप जो है कमेंट भी जम के कीजिए, और अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन सबको जो है क्लास को शेयर कर देना है। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं, और बाकी फिर हम लोग कल मिलते हैं महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।